हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे बाबर, हुमायूं और यानी उसके बाद सूर्यवंश के संस्थापक शेर शाह सूरी के बारे में जानेंगे। और एक्चुअली ये होता है क्या है कि इसका शासनकाल 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक का होता है। और इस बीच क्या होता है, मुगल जो है सत्ता भारत से बाहर होकर यानी कि चले जाते हैं। तो भारत से बाहर मुगल को सत्ता को हटाने का श्रेय यानी शेर शाह सूरी को जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम वही जानेंगे, क्योंकि हुमायूं के ही समकालीन थे शेर शाह सूरी। तो चलिए आते हैं इस वीडियो में। तो पहला हम जानेंगे सूर्यवंश। तो सूर्यवंश जो है आपका जाके 1540 से 1555 ईस्वी तक 15 साल के कार्यकाल में सूर्यवंश ने एक भारत में एक प्रतापी शासक आता है शेर शाह सूरी, जो मुगलों को सत्ता से बाहर कर देता है, भारत से बाहर कर देता है। तो चलिए आज उसके विषय में पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए सूर्यवंश 1540 से 1555। अब आते हैं प्रारंभिक जीवन के बारे में। मतलब होता है कि यानी कि जन्म परिचय, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बारे में जानने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इनके जन्म में क्या क्या हुआ है। तो यहाँ देखिए फरीद यानी कि जो आपका शेर से यानी संस्थापक जो थे शेर शाह सूरी, यानी उनके बचपन का नाम यानी कि आपका जाके था फरीद खां। यानी कि इनके बचपन का नाम क्या है, फरीद खां है। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां है। और यहाँ देखिए इनके जन्म में भी दो यानी कि इनके जन्म में भी दिखाई पड़ता है कि दो चीज़ दिखाई पड़ता है कि अलग अलग इतिहासकार अलग अलग यानी कि आपका जाके प्रोफेसर ने अलग अलग मान्यता प्राप्त किया है। किसी ने कहा कि 1472 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, तो किसी ने कहा 1486 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। तो 1472 ईस्वी में जो बोले हैं वो है प्रोफेसर परमात्मा, और यानी कि 1486 में जो बोले हैं वो है डॉक्टर इतिहासकार कांगुंगो। यानी कि ये आपको यानी कहें कि अलग अलग यानी कि एक्चुअली जो कुछ हो लेकिन जन्म तो हो चुका है। तो चलिए आते हैं आगे। तो इनके बचपन का नाम क्या है, फरीद खां है। और यानी कि पिता का नाम बात करें तो पिता का नाम हसन खां है। और ये एक्चुअली है कि सासाराम का जमींदार है। उनके पिता जो है सासाराम के जमींदार है। तो एक्चुअली होता क्या है कि उनके पिता ने 4 शादियां की थी, जिनमें 8 लड़के थे। और यानी उनके जो पिता थे वो चौथी पत्नी से ज़्यादा यानी कि प्रेम करते थे, और यानी उसको ज़्यादा यानी कि अच्छा महत्व देते थे। तो उनके बेटे को ही ज़्यादा महत्व दिया था, दुलार पिलार किया था। जबकि शेर शाह सूरी यानी कि जो उनके बचपन का नाम फरीद खां था उसको यानी कि अच्छे महत्व नहीं दिया था, जिसके कारण उनके अच्छे संबंध जीवन से ही यानी कि जन्म से ही उनके अच्छे संबंध पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। तो जिसके कारण क्या होता है कि वो शिक्षा लेने वहाँ से भागकर 20 वर्ष की आयु में यानी कि अपने वहाँ सासाराम से यानी कि जो वहाँ थे तो वहाँ से भागकर यानी क्या करते हैं, जौनपुर चले आते हैं। तो जौनपुर में क्या करते हैं, वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। और शिक्षा ग्रहण करने के क्रम में वहाँ के एक सुविधा यानी कि जो सूबेदार होते हैं वो यानी कि कहते हैं कि आपका जो पुत्र है उसके पिता से कहते हैं कि योग्य शासक है, और यानी कि योग्य शासक है। और उसमें अचंभित प्रतिभा हमको देखने को मिलता है, जिसके कारण वो यानी कि वो जो सूबेदार हैं वो यानी कि शेर शाह सूरी यानी कि फरीद खां है और उनके पिता जो हसन खां, दोनों के बीच के संबंध को अच्छा कर देते हैं। और दोनों के बीच संबंध में यानी कि जो भी कटुता होती है खत्म कर दिया जाता है। और उनके बाद यानी कि दोनों यानी कि शासन चलाने लगते हैं। तो देखिए होता क्या कि पिता से संबंध 1497 से 1518 के बीच अच्छे संबंध हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है उससे पहले अच्छे संबंध थे नहीं, और एक्चुअली यानी कि अच्छे संबंध रहते हैं। और सासाराम में यानी कि दोनों यानी कि देख रहे हैं बढ़िया से चला भी रहे हैं और पिता का साथ भी दे रहे हैं। तो इसी बीच क्या होता है कि 1497 से 1518 ईस्वी के बीच में क्या था, 1518 आते आते यानी क्या होता है फिर से पिता के संबंध उनके यानी कि फरीद खां का अच्छे संबंध नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो उसकी सौतेली माँ और सौतेले जो बेटे हैं वो यानी कि विघ्न डाल देते हैं और यानी कान फुसुर फुसुर कर देते हैं यानी कि उसके अपने यानी पति पर। तो हसन खां क्या करते हैं कि यहाँ पे इससे यानी कि खपा हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है फरीद खां वहाँ से भागकर चले जाते हैं दक्षिण बिहार में। दक्षिण बिहार में एक सूबेदार है, सूबेदार उसका नाम है आपका जाके बहार खां लोहानी। तो बहार खां लोहानी पास जाते हैं, और बहार खां लोहानी पास जाने के बाद वहाँ पे नौकरी करने लगते हैं। तो वहाँ सूबेदार की नौकरी करने लगते हैं। और एक्चुअली होता है क्या, दक्षिण बिहार में जो यानी बहार खां लोहानी अफगान शासक है। अब देखिए होता क्या, तो सूबेदार बहार खां लोहानी को यानी कि जाके नौकरी कर रहे हैं। तो इसी बीच क्या होता है कि वहाँ पे यानी कि बहुत सारे जो वहाँ पे रहते हैं, जब वो नौकरी कर रहे होते हैं तो एक बार ऐसा भी होता है कि उन्होंने क्या किया कि यानी कि शेर से निहत्ते ही लड़ाई पीट कर लिया और शेर को मार गिरा। कुछ इतिहासकार का कहना नहीं, यानी उन्होंने क्या तलवार के एक ही धार से क्या किया, उनको मार दिया। इसलिए उनका नाम जो है शेर खां पड़ गया, फरीद खां का नाम शेर खां पड़ गया। और शेर खां को इसने किसने उपाधि दी,
तो शेर खां यानी कि जो उपाधि दिया उसको बहार खां लोहानी, जो दक्षिण बिहार के सूबेदार थे वही उनको उपाधि दिए। यानी क्या उपाधि दिए, तो शेर खां का उपाधि दिए, क्योंकि उनका बचपन का नाम फरीद खां था। बाद में उनको शेर खां दिया क्योंकि शेर को एक ही धार में उन्होंने मार गिराया था। उसके बाद क्या होता है कि देखिए, इसके बाद क्या होता है कि जो बहार खां लोहानी है, बहार खां लोहानी जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, अपना नाम चेंज करके मोहम्मद शाह कर लेते हैं। तो मोहम्मद शाह अपना नाम चेंज करके कर लेते हैं और अपने आप को क्या करते हैं, स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। तो इस बीच क्या होता है, स्वतंत्र घोषित करने के क्रम में बहुत सारे जो वहाँ पे काम करने वाले जो सूबेदार हैं, जो यानी सैनिक हैं, जो बहुत सारे यानी कि आदमी सब वो कान में यानी कि बोलने लगते हैं, यानी कि आपका जाके शेर खां के विरुद्ध यानी कुछ ना कुछ राजा को बताते रहते हैं कि गलत कर रहा है आपसे, यानी कि आपका साम्राज्य हथियाने का काम कर रहा है। इस बीच क्या होता है कि दोनों में शेर खां और जाके मोहम्मद शाह के बीच अनबन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, शेर खां वहां से भागकर बाबर की सेना में चले जाते हैं। तो बाबर की सेना में चले जाते हैं, इसका मतलब मुगल खाल में चले जाते हैं, मुगल सत्ता में चले जाते हैं। देखिए तो क्या था, बाबर की सेना में शामिल, और बाबर की सेना में शामिल हो जाते हैं भागकर, यानी दक्षिण बिहार से भागकर शेर खां जो थे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए मोहम्मद शाह के नाम पे। और उसके बाद क्या होता है, बहुत सारा यानी दिखाई पड़ता है कि वहाँ पे शेर खां कि बहुत सारा यानी कि गलत उलट संदेश दिया जा रहा था। लास्ट में वहाँ से वो भागना पड़ता है और वहाँ से भागकर बाबर की सेना में चले जाते हैं। तो इस बीच क्या होता है कि बाबर की सेना में चले जाते हैं, तो बाबर का ही यानी कि जो वहाँ पे काम है वो करेगा। तो होता क्या है कि चंदेरी का युद्ध जो हुआ था वो बाबर की सेना में सम्मिलित थे। आपका जाके यानी कि फरीद खां बाबर की सेना में सम्मिलित थे, तो भागीदारी था उनका बाबर की सेना में। तो एक्चुअली होता है क्या, जो चंदेरी का युद्ध हो रहा था वो बढ़िया तरह से अच्छी तरह से उनको देख रहे थे। और होता क्या है कि वो अच्छी तरह से देखने के क्रम में यह भी देखता है कि किस प्रकार से मुगल जो है सत्ता हथियाने के लिए लड़ाई करता है, युद्ध करता है। वो इसको बारीकी तरह से समझ रहे थे और इस तरह उन्होंने बढ़िया से समझ लिया। और इस समझने के बाद उन्होंने क्या किया कि महत्वपूर्ण वाक्य कह दिया। इस समझने के बाद देखता है कि जब यानी कि बहुत सारा सिचुएशन अच्छी हो जाता है तो महत्वपूर्ण वाक्य कह देता है। तो उस बात को देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, अगर भाग्य ने मेरी सहायता की, यानी कि उसने कहा था कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुगलों को सरलता से हिंदुस्तान से बाहर निकाल दूंगा। यानी कि वो कहा भाग्य ने मेरी सहायता की और यानी कि बोला सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुगलों को सरलता से हिंदुस्तान से बाहर निकाल दूंगा। इतना क्षमता उसमें था ये कहने का। उसके बाद क्या होता है, ये कहने के बाद वहां से वो भाग जाते हैं बाबर की सेना से, और बाबर की सेना से भागने के बाद पुनः वापस आ जाते हैं मोहम्मद शाह के पास। तो मोहम्मद शाह उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, वापस आते हैं मोहम्मद शाह पास और मोहम्मद शाह उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनके बाद क्या होता है कि मोहम्मद शाह अपने पुत्र जलाल खां के रूप में उसको संरक्षक के रूप में रख लेते हैं। जलाल खां का संरक्षक बना लिया। अब जलाल खां का देख रेख जो भी चीज़ है वो यानी कि फरीद खां करेंगे। तो इस बीच क्या होता है कि फरीद खां यानी कि उसकी जब वापस आते हैं तो बहुत सारा अभी भी यानी उसके विरुद्ध बोला जाता है कि बाबर की सेना से आए हैं, साम्राज्य हथियाने के लिए आए, साम्राज्य का किस प्रकार से क्या करेंगे पता नहीं। इस बीच क्या होता है कि मोहम्मद शाह जो थे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यानी कि शेर शाह यानी कि फरीद खां जो थे उनको अच्छा मौका मिल जाता है कि साम्राज्य को हथियाने के लिए। इसी बीच क्या होता है कि एक और घटना देखने को मिलती है। वो देखिए घटना क्या होता है कि यानी कि जैसे मृत्यु होती है, मोहम्मद शाह की मृत्यु होती है, तो मोहम्मद शाह की मृत्यु होती है तो उनकी विधवा जो दूदू बेगम, मोहम्मद शाह की जो विधवा है दूदू बेगम, उनसे वो शादी कर लेते हैं। तो शादी करने के बाद क्या होता है, एक्चुअली साम्राज्य तो आप तो स्वाभाविक उनका हो गया। तो दूदू बेगम उनका क्या करता है कि संरक्षक और प्रधान शासक बना देता है आपका फरीद खां को। तो आप यानी कि आधा से अधिक यानी पूरी तरह साम्राज्य उनके हाथ में चल गया, दक्षिण बिहार को अपनी तरफ ले लिया पूरी तरह। लेकिन यहाँ भी एक चीज देखने को मिलता है कि इस बीच क्या होता है कि जलाल खां जो है, जलाल खां क्या करते हैं कि सरदारों के साथ बंगाल चले जाते हैं। मतलब जलाल खां अपने सरदारों के साथ मिलकर भागकर बंगाल चले जाते हैं, क्योंकि वह देखते हैं कि जिस तरह से फरीद का यहाँ पे वर्चस्व यानी बढ़ गया है, वह किसी का नहीं सुन रहा, हम लोग का भी ध्यान नहीं दे रहा, लास्ट वहाँ से भाग जाते हैं। तो यानी क्या करते हैं, लास्ट में क्या होता है, वास्तविक संस्थापक बन जाते हैं दक्षिणी बिहार का। क्योंकि आप तो यानी कि उसके पास कुछ यानी कि साम्राज्य उनका हो ही गया, आपको कोई टेंशन बचा नहीं, तो वास्तविक संस्थापक आप बन गया। तो वास्तविक संस्थापक कहाँ का बना, दक्षिणी बिहार का वास्तविक संस्थापक बना। और जैसे ही दक्षिणी बिहार का वास्तविक संस्थापक बनता है, उसने एक उपाधि धारण की, हजरत आला, हजरत आला उपाधि धारण की। और यहाँ पे देख सकते हैं आप हजरत आला उपाधि धारण की। इसके बाद क्या होता है कि वो चुनार के किलेदार, यानी कि इस बीच क्या होता है, चुनार के जो किलेदार थे ताज खां, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनकी जो मृत्यु हो जाती है, उनकी जो विधवा लॉर्ड बेगम
या बोलिए लॉर्ड मलिका, उनसे यानी वो शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद आधा से अधिक साम्राज्य पर अधिकार ऐसे ही हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, साम्राज्य पर अधिकार होने के बाद दक्षिणी बिहार पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। और इस तरह हम देख सकते हैं शादी के माध्यम से किस तरह वो अपने साम्राज्य को हथियाए और साम्राज्य में विस्तार रूप से किए हैं। तो यहाँ तक तो हम लोग समझ गए उनके प्रारंभिक जीवन थे। अब हम लोग चलेंगे, अब देखते हैं यहाँ पे प्रारंभिक संघर्ष, क्योंकि अब आता है संघर्ष का बारी। तो संघर्ष में क्या होता है उनके बारे में अच्छी तरह से समझेंगे। तो देख सकते हैं आप, और आपको अच्छी लगे वीडियो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, धन्यवाद। तो प्रारंभिक से संघर्ष में देखते हैं दोहरिया का युद्ध। तो दोहरिया का युद्ध एक्चुअली होता क्या है कि मोहम्मद लोदी और यानी कि हुमायूं के बीच होता है। तो मोहम्मद लोदी और हुमायूं के बीच जो दोहरिया का युद्ध होता है उसमें से मोहम्मद लोदी जो अफगान शासक थे और जो यानी कि आपका जाके फरीद खां था यानी ये भी अफगान शासक थे। तो अफगान शासक होने के नाते वो मोहम्मद लोदी का मदद करने गए थे दोहरिया के क्षेत्र में। तो होता क्या है कि यानी कि यहाँ पे भीषण युद्ध होता है, लेकिन मोहम्मद लोदी हार जाते हैं। और जब ये मोहम्मद लोदी हार जाते हैं तो शेर खां यानी कि जो आपका शेर खां है वहाँ से भाग जाते हैं अपने यानी किले में, और उसके यानी चुनार के किले में यानी चले जाते हैं। लेकिन इसका पीछा करते करते हुमायूं भी आ जाता है 1532 ईस्वी में चुनार के किले में, और चुनार के किले को चारों तरफ से घेर लेता है। और ऐसा देखने को मिलता है कि हुमायूं की सेना और जाके शेर खां की सेना यानी कि दोनों आमने सामने होते हैं, लेकिन युद्ध नहीं हो पाता। कई दिनों कई महीनों बीत जाते हैं लेकिन युद्ध नहीं होता था। लेकिन इस बीच क्या होता है, एक चीज देखने को मिलता है, यहाँ पे संधि हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, संधि हो जाता है। और संधि में क्या होता है कि जितना जुर्माना होता है वो दे दिया जाता है और यानी कि अधीन हो जाता है, मतलब यानी कि हुमायूं के शासन के अधीन होता है और अधीनता स्वीकार कर लिया था। और इस बीच क्या होता है कि जो यानी कि आपका जाके यानी कि शेर खां जो है, शेर खां अपने पुत्र जो है कुतुब खां, शेर खां अपने पुत्र कुतुब खां को यानी कि उसको सेवा में भेज देते हैं, हुमायूं की सेवा करने के लिए भेज देते हैं और हुमायूं उसको लेकर चले जाते हैं। लेकिन इस बीच क्या होता है, उसके बाद यानी कि छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रहती है। लेकिन इस बीच क्या होता है, 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ का युद्ध होता है। तो 1534 ईस्वी में जो सूरजगढ़ का युद्ध होता है उस पर यानी कि बंगाल पूरी तरह से विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है कि देखिए फिर से वापस आता है हुमायूं 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध होता है, क्योंकि यानी कि उसे पता चलता है कि यानी कि शेर खां जो है किस तरह बिहार के क्षेत्रों में अपने राजस्व यानी कि अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं और यानी कि अपने आप को स्वतंत्र रूप में मान रहे हैं। इस तरह से हुमायूं को जब ये पता चलता है वो आता है और इस युद्ध को लड़ते हुए बंगाल चले जाता है, मतलब यहाँ से जीतते होते हुए बंगाल चले जाते हैं। तो बंगाल जाने के क्रम में उसको एक खबर आता है हुमायूं को कि उसका जो भाई है यानी उसका भाई कमरान जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया है और यानी कि हुमायूं के जितने समर्थक थे उनको यानी कि हत्या कर दी गई है। तो इस घटना घटने के क्रम में वापस वो बंगाल से रिटर्न आते हैं और वो आते हैं आपका जाके जीटी रोड जो आपको ग्रैंड ट्रंक रोड है उसी के सहारे वो वापस आते हैं। तो इस बीच क्या होता है कि पटना जो स्थान है गंगा नदी और कर्मनाशा नदी के बीच एक स्थान चौसा का है, तो वहाँ पे घात लगाए बैठे रहते हैं शेर खां। वो शेर खां घात लगा इसलिए बैठे रहते क्योंकि जो हुमायूं इधर से गए थे जितने हुए बंगाल के क्षेत्र तक चले गए थे और वापस आने के क्रम में यानी कि जब देखते हैं कि इस स्थिति में आ गया तो वहाँ पे यानी कि घात लगा रहते। इस बीच क्या होता है कि दोनों की सेना आमने सामने रहती है, लेकिन अभी तक यानी कि युद्ध नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कारण यह था कि शेर खां का करना था कि यानी कि अपने यानी कि कोड वर्ड लोग था कि जून के महीने में ही आक्रमण किया जाएगा। तो इसका कारण है कि जून के महीने में आक्रमण किया जाएगा, मतलब यानी कि जून के महीने में क्या होता है बारिश की यानी कि वर्षा पड़ती है तो नदियाँ उफान मारने लगती है और कई तरह की बाढ़ आने लगती है। इस बीच क्या होता है जैसे ही जून का महीना आता है और यानी बारिश स्टार्ट होता है तो उन्होंने आधी रात में ही क्या करता है हुमायूं पर अटैक कर देता है, मतलब आक्रमण कर देता है। और इस बीच यानी भीषण युद्ध होती है और कहा जाता है किसी तरह हुमायूं जो अपनी जान बचाकर घोड़े सहित नदी में कूद जाते हैं और किसी तरह यानी कि वो यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन इस क्रम में वो एक संयोगवश उनकी एक निजाम भिस्ती नाम का आदमी उसको बचा लेता है और उसे पुनः दिल्ली वापस भेज देता है। लेकिन इसी बीच क्या होता है एक और घटना देखने को मिलती है कि यानी कि जब इसे पता चलता है शेर खां को कि हुमायूं जो है दिल्ली की ओर जा रहे हैं तो उसका भी पीछा करते करते वापस आने लगते हैं। और इस तरह आते आते यानी कि एक युद्ध होता है और इस बीच यानी चौसा का जो युद्ध हुआ था ना उसमें यानी कि उन्होंने क्या किया शेर शाह की उपाधि धारण कर लिया, मतलब शेर शाह की उपाधि धारण कर लिया, शेर शाह सूरी की उपाधि धारण कर लिया क्योंकि युद्ध जीत चुका था, बड़ी प्रसन्नता से था और यानी कि हाई लेवल पे था। इस बीच उन्होंने सोच लिया कि आज इसमें कहानी प्लेने कर देंगे हम हुमायूं का और उसको यानी कि भारत से बाहर ही कर देंगे। तो इसी बीच वो जाते हैं और यानी 1500 पीछा करते हैं तो 1540 ईस्वी में आपका कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध होता है।
तो कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध होने के क्रम में क्या होता है कि इसमें भीषण संघर्ष होता है दोनों के बीच, और इस बीच किसी तरह जान बचाकर जो है हुमायूं भाग जाते हैं पश्चिमी क्षेत्र अपने भाई के पास। और यानी कि इस बीच यानी क्या करता है कि अब यानी कि पूरी तरह से साम्राज्य क्या हो गया, पूरी तरह भारत कंट्रोल में ले लेता है शेरशाह सूरी, और यानी कि इस तरह से उन्होंने सूर वंश की स्थापना कर दी। और इस तरह से हम देख सकते हैं किस तरह से मुगल को यानी कि सत्ता से बाहर कर दिया, और इस तरह से नए वंश की स्थापना किया, सूर वंश की स्थापना। तो यहाँ पे हम लोग ये सब देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे साम्राज्य का विस्तार के बारे में पढ़ेंगे, और साम्राज्य के विस्तार के बारे में समझेंगे साम्राज्य का विस्तार किस तरह से हुआ है। तो चलिए आते हैं हम लोग साम्राज्य विस्तार के बारे में देख सकते हैं। तो साम्राज्य विस्तार क्रम में होता क्या है कि जब यानी साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे तो गख्खर प्रदेश है जो पेशावर के क्षेत्र में है, तो वहाँ पे जो गख्खर जनजाति थी वो क्या करते थे कि हुमायूं और मुगल जो सैनिक थे मुगलों को सहायता प्रदान करते थे और उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो जब इसकी खबर शेरशाह सूरी को पड़ता है तो 1541 से जो उस पर अटैक करते हैं, उसको यानी कि दबाने की कोशिश करते हैं। किसी हद तक उन्होंने दबा दिया, लेकिन पूर्ण रूप से वहाँ दबा नहीं पाते हैं। इसी बीच क्या होता है, बंगाल में विद्रोह हो जाता है। इसी बीच हम लोग देख सकते हैं कि बंगाल में क्या हो जाता है, विद्रोह हो जाता है। तो बंगाल में विद्रोह होने के क्रम में ये जो विद्रोह होता है 1541 ईस्वी में होता है। तो इसका कारण क्या है, तो ये भी समझिए 1541 में विद्रोह क्यों होता है, क्योंकि शेरशाह सूरी जो पहले बंगाल का शासक था, बंगाल में यानी कि काम कर रहा था, लेकिन अब वह दिल्ली में आकर रहने लगा। तो इस बीच क्या होता है, बंगाल में विद्रोह उत्पन्न हो जाता है। वहाँ भी कोई नया कुछ आ ही गया हुआ, शासक के रूप में उभर गया हुआ, इसलिए वहाँ विद्रोह उत्पन्न हो गया। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए स्वयं जाते हैं और वहाँ पूरी तरह से विद्रोह को दबा देते हैं और वहाँ से वापस आ जाते हैं। तो इस बीच क्या होता है कि देखिए मालवा में यानी उन्होंने मालवा में कादिर खां पे अटैक करते हैं 1542 ईस्वी में। और यानी कि कादिर खां पे जैसे ही अटैक करते हैं तो कादिर खां क्या करता है, अपने आप को आत्मसमर्पण कर देते हैं। यानी आत्मसमर्पण कर दिए तो इस तरह उसका साम्राज्य अधीनता स्वीकार कर लिया, तो उसको टेंशन नहीं रहा। तो इस बीच क्या होता है, यहाँ तक हम लोग ये देख सकते हैं। लेकिन इस बीच क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और मुगलों को सत्ता से बाहर किया। लेकिन हम यहाँ पे ये भी देखना ना भूलें कि अब उसके मन में एक ही विचार है कि हम पूरी तरह से भारत में तभी शासन कर सकते हैं जब यानी मुगलों को सत्ता से तो बाहर कर दिए हैं, लेकिन जब तक राजपूतों को भी सत्ता से बाहर ना कर दे और राजपूतों को दबाव पूरी तरह ना दे, या तो भारत से बाहर कर दे या पूरी तरह से दबा दे, तब ही हम लोग यानी चैन से सांस ले पाएंगे और भारत में शासन कर पाएंगे। इस तरह से उन्होंने क्या किया कि पहला यानी कि आपका जाके आप लोग देख सकते हैं रायसीन के क्षेत्र में अटैक किया, आक्रमण किया, और यानी कि 1543 रायसीन के किले को पूरी तरह से घेर लिया। जहाँ के राजा पूरनमल था, वहाँ के राजा पूरनमल जो थे उसके किले को चारों तरफ से घेर लेते हैं। राजा पूरनमल किले के अंदर ही रहते हैं और राजा पूरनमल के साथ उनके सूबेदार, उनके रिश्तेदार, उनकी सारी महिलाएं, उनकी सारी पत्नियां सभी अंदर ही थी। तो इस बीच क्या होता है कि राजा पूरनमल को यानी कि बोला जाता है कि आप यानी कि इस किले को छोड़ दीजिए, उसके बाद हम यानी कि आपको यानी कुछ नहीं करेंगे और यानी कि सिर्फ किले हम लेंगे और जो आपका जुर्माना होगा वो यानी कि आप दे दीजिएगा। लेकिन फिर भी राजा पूरनमल उसकी बातों को अनभिन करते थे कि उसको शक था, उसको यानी कि लगता है कि नहीं ये जो है शेरशाह सूरी झूठ बोल रहे हैं, हो सकता है कि विश्वासघात बाद में कर दे। लेकिन क्या होता है, इस बीच क्या होता है कि हुमायूं ये जो आपका जाके शेरशाह सूरी एक चाल चलता है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कुरान पर हाथ रख के मैं शपथ लेता हूँ कि अगर यानी कि हम सिर्फ इस किले को लेंगे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, आप इस किले को छोड़ दीजिए और जुर्माना जो वो दे दीजिए। तो इस कुरान की शपथ लेने के क्रम में क्या करता है कि वो यानी कि जाता है और उस तरह से पूरी तरह से हम लोग देख सकते हैं किस तरह से वो जाता है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं कि जब वो जाता है तो यानी कि राजपूत जो होते हैं यानी कि राजा पूरनमल उसकी बातों को समझ जाते हैं कि हो सकता है कुरान की शपथ लिया तो सच ही कह रहा होगा, तो वहाँ से वो चले जाते हैं और उस किले को खाली कर देते हैं और कैंप में जाकर रहने लगते हैं। तो इसी बीच क्या होता है, रात्रि के समय उन्होंने यानी क्या किया, शेरशाह सूरी ने उसके कैंप पर हमला कर दिया। और जब राजपूतों को खबर पड़ती है कि उसने कैंप पर हमला कर दिया है तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि जितनी यानी कि महिलाएं हैं, राजपूत महिलाएं, सभी को यानी क्या करते हैं कि यानी कि या तो बोलते हैं कि अपने यानी कि जौहर खिला के मार देते हैं, अपने आप जौहर खा लो, या उसको खुद हत्या उनकी कर देते हैं। तो और यानी कि अपने सूबेदार और यानी कि अपने राजा यानी कि अपने खुद से आक्रमण यानी कि युद्ध में चल जाते हैं और पूरी तरह से युद्ध भीषण युद्ध होता है। लेकिन इस युद्ध में क्या होता है कि उनकी हार हो जाती है। इस तरह से क्या होता है कि यहाँ यही जो है यहाँ पे यानी रायसीन में जो किले के क्षेत्र में
जो युद्ध होता है, यानी कि यहाँ पे इसी के बाद शेरशाह सूरी पे एक दाग लग जाता है, क्योंकि उन्होंने कुरान पर कसम खाई थी और फिर भी उनका पालन नहीं किया। इस तरह से इस्लाम पर भी एक धब्बा लगा दिया इन्होंने और पूरी तरह से आदमियों के मन में भी गिरा चुका। उसके बाद देखते हैं हम आगे बात क्या होता है। आगे देखते हैं कि अब मारवाड़ के क्षेत्र में आक्रमण करते हैं। तो मारवाड़ के क्षेत्र में आक्रमण करते हैं, तो मारवाड़ के जो क्षेत्र में आक्रमण करते हैं वो 1544 ईस्वी में करते हैं। लेकिन एक बात और यहाँ पे एक और है, देख सकते हैं आप लोग, एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे देखेंगे हम लोग किस तरह से कि मारवाड़ के क्षेत्र में जब रायसिंह राजा पुनर्मल यानी कि होता है, तो रायसिंह 1547 राजा पुरनमल के खिलाफ जो इस षड्यंत्र को रचते हैं, यानी कि आपका जाके कुरान पर रख के शपथ लेते हैं लेकिन उसका वादा पूरा नहीं करते। इस बीच क्या होता है कि एक यानी कि शासक है कुतुब खां जो वो यानी कि आंखों देखते हैं, क्योंकि उस चश्मदीद रहते हैं कि कुरान पर शपथ लेते हुए भी उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। इस बीच उसको इतना आत्मग्लानि फील होता है कि अपने आप को हत्या कर देती है, अपने आप को क्या कर लेता है, हत्या कर लेता है। तो हम देख सकते हैं कि आत्मग्लानि उसको इतना महसूस होता है, क्योंकि उनके सामने कुरान पर शपथ लिया कि किले को छोड़ दीजिए, मैं आपको कुछ नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी उनका कर दिया और इस तरह से यानी बहुत ही दागी वाला काम किया और दाग उस पर लग गया। तो ये जो कुतुब खां रायसिंह राजा पुरनमल जो वहाँ पे यानी कि शेरशाह सूरी ने ऐसा काम किया था। उसके बाद क्या होता है कि मारवाड़ के क्षेत्र में क्या होता है, राजा मालदेव जोधपुर के शासक थे। तो यहाँ पे क्या होता है, उसके मन में ख्याल आता है कि अगर हम जोधपुर यानी कि जो मारवाड़ है, यानी अगर 1544 ईस्वी में हुआ था कि अगर हम यानी कि राजा मालदेव को नहीं हरा पाए तो क्या हमने बस क्या होती है। तो उन्होंने एक दिमाग लगाया, क्यों ना हम एक फर्जी लेटर लिखे और इस प्रकार से लेटर लिखे कि राजा को लगे कि सूबेदार ने यानी कि लेटर लिखा है। तो उस तरह से उन्होंने लेटर लिखा और यानी कि किसी तरह लेटर में क्या लिखा कि अगर युद्ध होगा तो मैं राजा मालदेव यानी कि राजा मालदेव को शेरशाह सूरी को समर्पित कर दूंगा और मैं यानी कि शेरशाह सूरी से मिल जाऊंगा। ये लेटर में लिखा गया। इस तरह से फर्जी लेटर किसी तरह राजा के पास पहुंचाया गया और राजा जब ये चीज़ को देखता है तो उसके यानी कि सूबेदार के प्रति यानी कि अब उसको यानी कि सूबेदार पर भरोसा नहीं रहा और इस बीच क्या होता है, युद्ध लड़ने से वो इनकार कर देता है। लेकिन इस बीच क्या होता है कि हम लोग देख सकते हैं कि उसमें एक जैता और कुंपा सूबेदार जो थे वो उसे पता चल जाता है इस फर्जी लेटर के बारे में। लेकिन वो कहते हैं कि मैं युद्ध तो लड़ूंगा, क्योंकि मैं क्षत्रियता यानी कि क्षत्रियता साबित करने के लिए और यानी कि राजभक्ति साबित करने के लिए और देशभक्ति साबित करने के लिए युद्ध लड़ूंगा और मैं अपनी क्षत्रियता का वीर प्रदान करने यानी युद्ध लड़ने के तैयार हूँ, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं बिना युद्ध से हार नहीं सकता हूँ। युद्ध में चाहे मारा जाऊँ अलग बात है, लेकिन मैं युद्ध हार नहीं सकता हूँ, ऐसे मैं युद्ध किसी से नहीं लड़ूँ, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये दोनों यानी कि युद्ध में लड़ा, भीषण युद्ध हुआ, भयानक युद्ध हुआ, बहुत दिन तक युद्ध हुआ, लेकिन किसी तरह यानी कि शेरशाह सूरी जीतने में कामयाब हुए और जैता और कुंपा जो इस युद्ध में मारे जाते हैं। लेकिन इस बीच क्या होता है कि शेरशाह सूरी उनके इस तरह से युद्ध लड़े हुए राजपूतों को देखकर उसके मन में एक वीरता का ख्याल आता है और इस वाक्य को वो कहते हैं कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरा हिंदुस्तान खो बैठता, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान साम्राज्य को खो चुका था अगर और ज़्यादा दिन युद्ध चलता तो। क्योंकि युद्ध इस तरह से चल रहा था कि इसमें पता ही नहीं चल रहा था कौन जीत रहा कौन हारा, लेकिन अधिकांश पलड़ा भारी वनी जैता और कुंपा का था, लेकिन लास्ट में किसी तरह शेरशाह सूरी जीत जाता है। तो वीरता देख, उनकी वीरता देख और थोड़ा सा और अधिक यानी कि उसकी क्षत्रियता की यानी राजपूतों की वीरता को देखकर और क्षत्रियता यानी किस तरह साबित किया उन लोगों ने, उसकी वीरता को देखकर वो कह रहे और अधिक युद्ध चलता तो हो सकता है हम लोग पराजय होते और वे लोग जीत जाते। और इस बीच क्या कहता है, इस प्रकार से एक छोटे से साम्राज्य के लिए पूरे भारत को गवा बैठता। यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर युद्ध होता ज़्यादा दिन तक तो एक छोटे से साम्राज्य के लिए गए थे, वो छोटे से साम्राज्य थे ना मारवाड़, 1544 में मारवाड़ जो गए थे छोटे साम्राज्य के लिए गए थे। लेकिन अगर ये युद्ध होता तो यानी कि और ज़्यादा दिन चलता तो हो सकता है उसकी हार हो जाती, और जैसे ही हार होता तो मारवाड़ के क्षेत्र उनकी हार होती, पूरा देश से यानी कि हिंदुस्तान से उसे हटना पड़ जाता, क्योंकि एक यानी कि मारवाड़ के क्षेत्र के राजपूत ने उसे हरा दिया, ऐसा आत्मग्लानि फील उसको हो जाता। यहाँ पे क्या होता है, उन्होंने यानी कि क्षत्रियता देख इसके बाद को कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद वहाँ चल जाते हैं 1545 में कलिंजर बुंदेलखंड में जो पढ़ते हैं, तो यानी कि वहाँ के राजा होते किरत सिंह।
1545 ईस्वी में बुंदेलखंड जाते हैं, जहाँ के राजा होते हैं राजा किरत सिंह। तो राजा किरत सिंह क्या करते हैं, कलिंजर के किले को यानी कि शेरशाह सूरी चारों तरफ से घेर लेते हैं, उसके अंदर राजा किरत सिंह होते हैं। तो इस बीच क्या होता है कि उन्होंने एक ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया कि तोप और गोले की सहायता से उसकी दीवारों को तोड़ दिया जाए, और तोप और गोले की सहायता से दीवार को तोड़ने का आदेश भी देते हैं। और जैसे ही आदेश देते हैं तोप और गोले का यानी कि चलाना स्टार्ट हो जाता है। और क्या होता है कि गोला जो है यानी कि गोला जब मार रहा था तो गोला जो दीवार से टकरा कर वापस आ जाते हैं, और एक बारूद रखा हुआ जगह में वो फूट जाते हैं। तो बारूद रखा हुआ जगह में फूट जाते हैं, और उसी के आसपास जो है शेरशाह सूरी थे, और वो इसमें घायल हो जाते हैं, बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। और घायल में यानी कि युद्ध चल रहा है, वो घायल है, इस तरह से होता है भीषण युद्ध चलता है, लेकिन राजा किरत सिंह हार जाते हैं, और यानी कि पराजय उनकी हो जाती है। और यानी कि जो आपका शेरशाह सूरी के जितने यानी सूबेदार सिपाही थे वे युद्ध जीत जाते हैं। और ये खबर क्या करते हैं, वे बता देते हैं, यानी कि घायल जो है आपका शेरशाह सूरी को जैसे ही ये खबर बताते हैं कि हम लोग जीत चुके हैं और राजा किरत सिंह पराजित हो चुके हैं, वो सुकून के साथ ये बात सुनकर कहानी उनका विलीन हो जाता है और मर जाते हैं। इस बीच हम लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार तोप और गोले की सहायता से हुआ, गोला दीवार से टकराया, वापस आकर बारूद में टकराकर यानी कि क्या हुआ कि बारूद से यानी कि आग लगा, और यानी कि बारूद से बहुत सा विस्फोट हुआ। उसके बाद क्या होता है कि उसके अगल बगल में थे शेरशाह सूरी, वो भी घायल हो गया। उसके बाद जैसे पता चला कि राजा किरत सिंह की मृत्यु हो गई है, यानी कि राजा किरत सिंह पराजित हो गए हैं, तो उनको यानी कि उसी सुकून के साथ वो मर जाते हैं। इस बीच हम लोग देख सकते हैं कि 22 मई 1545 ईस्वी को उक्का नामक आग्नेयास्त्र के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस बीच ये कहानी यानी शेरशाह सूरी के बारे में बनाया गया था, क्योंकि हुमायूं के समकालीन बीच में आता है। तो इसके बाद हम लोग जानेंगे अकबर के बारे में। तो थैंक यू सो मच। अगर आप वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि मैंने कुछ अलग करने का आज कोशिश किया है, तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।